हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं अनुराधा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब एजुकेशन चैनल लर्नेट पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 का लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में आज पढ़ना था। तो आज हम लोग सबसे पहले आवर पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मसल्स से बना होता है, उसमें बोन्स नहीं होते हैं। हमारे हार्ट को जो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो और ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, दोनों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसलिए हमारे हार्ट में डिफरेंट यानी कि अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स ना हो पाए, अलग अलग रहें दोनों। इसलिए हमारा हार्ट में अलग अलग हिस्से होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसे लंग्स तक पहुंचाना होता है हमारे हार्ट को, और ताकि वहाँ वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे हार्ट को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। तो बच्चों, हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, हार्ट का डायग्राम जो हमारे मुट्ठी के साइज के बराबर इसका साइज होता है लगभग। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो ये पुलमोनरी वेन्स आपको दिख रहा है ब्राउन कलर में, यहाँ से पुलमोनरी वेन्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो लंग्स से एंटर करते हैं लेफ्ट आर्टरियम में। ओके, ये लेफ्ट आर्टरियम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। जिस टाइम लंग्स से पुलमोनरी वेन्स ब्लड कलेक्ट करके लेफ्ट आर्टरियम में ला रहे होते हैं, उस समय लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स कर रहा होता है। फिर जैसे ही ये ब्लड कलेक्ट कर लेता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके नीचे, जस्ट नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ये रिलैक्स करता है और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इन दोनों के बीच में वाल्व आपको दिख रहा होगा, ये वाल्व है ये इसलिए होता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो बैकवर्ड ना हो, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो वापस लेफ्ट आर्टरियम में ना जाए। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो है हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करता है अओर्टा के थ्रू। ये आपको ऊपर में, सबसे ऊपर में अओर्टा दिख रहा है, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाने के, ये अओर्टा आपको दिख रहा है, यहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पूरे बॉडी से कैसे हार्ट कलेक्ट करता है। ये आपको वेना कावा जो दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ है ना, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, बॉडी के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेना कावा ऊपर के राइट आर्टरियम में कलेक्ट लाता है, और लोअर बॉडी से ये वेना कावा जो लिखा हुआ वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में लाता है। फिर जब ये यहाँ से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट वेंट्रिकल में सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू में पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वेन्स के ऊपर, यहाँ से ब्लड जो है वापस से लंग्स को जाता है ऑक्सीजन रिच होने के लिए। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है,
और फिर से यही साइकिल शुरू होता है पुल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी को जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हैं, इससे यहाँ से पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप करना होता है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं और जो आर्ट्रियम की वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि वहाँ से डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप नहीं करना होता है। वहाँ से सिर्फ लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट होना होता है और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट होना होता है। इसलिए ये आर्ट्रियम की वॉल्स पतली होती हैं और वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, now next we are going to study oxygen enters the blood in the lungs। ऑक्सीजन कैसे ब्लड में एंटर करता है लंग्स में, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा हार्ट है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाएं एक साथ, और इससे हमारे पंपिंग ऑर्गन का ये भी एफिशिएंसी भी बढ़ता है, काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये जो है, ये जो सिस्टम है ना, ये एनिमल्स में बहुत यूज़फुल होता है, वैसे एनिमल्स में जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार यूज़ करती हैं। लेकिन वैसे जीव जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यानी कि पानी में रहने वाले, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले, इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती, इन लोग जो है ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए इनमें ना 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होती हैं, 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते। जैसे हमारे ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड होती हैं हार्ट्स की, लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होती हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स ही होती हैं हार्ट में। ओके, जबकि फिशेस में जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ में 2 ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। वो क्यों होते हैं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मछलियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो एक ही साइड से सिर्फ होता है, यानी कि जो उनका हार्ट होता है ना, वो ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके गिल्स को सेंड करता है, मतलब गिल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और गिल्स में जाके ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वहीं से डायरेक्टली पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पूरे बॉडी में पंप आउट किया जाता है। तो एक ही साइड से फ्लो हो रहा है ब्लड का, सिर्फ उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके गिल्स को देना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग नहीं करना है। इसलिए उनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं फिशेस में। ओके, जबकि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं जैसे ह्यूमंस हैं, इनमें 2 साइकिल्स होते हैं, एक तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन, दोनों हार्ट ही करता है। इसलिए हम इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होती हैं, और ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड फ्लो होता है ना हमारे वीन्स में, तो जो वीन्स के वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है ब्लड के फ्लो होने से, वही होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर उसे ही कहते हैं। हाँ, अब 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole यानी कि contraction is called systolic pressure, and in artery during ventricular diastole यानी relaxation is called diastolic pressure। जो प्रेशर होता है ब्लड का जब आर्टरीज
आर्टरीज के वॉल्स पे जब जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल करता है यानी कि रिलैक्स करता है तब जो प्रेशर पड़ता है वॉल्स पर ब्लड के द्वारा उसे डायस्टॉलिक प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, और जो नॉर्मल डायस्टॉलिक प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्यों होता है इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो हमारे आर्टरियोल्स होते हैं ना, जब वो पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं, दूसरे फिगर में देखिए, ये पहला हैंड है और ये जो दूसरा हैंड है इसमें आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ये बांधा हुआ है ब्लड प्रेशर नापने वाला, वहाँ का जो वेन दिख रहा है आपको वो पतला हो गया है, नैरो हो गया है। तब जो ब्लड का फ्लो है ना वो ये रेस्ट्रिक्ट करने लगता है, मतलब अपोज करने लगता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है। इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यही हाइपरटेंशन कहलाता है। और हाइपरटेंशन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड अगर ज़्यादा प्रेशर डालेगा वेन पर तो ये टूट सकता है, टूट जाएगा, वेन टूट सकता है। इसके टूटने से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आर्टरीज में, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा आर्टरी रप्चर हो सकता है यानी कि टूट सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है हाइपरटेंशन के कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ट्यूब यानी कि ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हमें बच्चों ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि जो आर्टरीज होती हैं यानी कि अओर्टा जो हमारा होता है, अओर्टा से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप आउट होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसलिए जो अओर्टा होता है उसके वॉल्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं और इलास्टिक होते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना वो हार्ट से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से इमर्ज होता है तो वो हाई प्रेशर में रहता है। इस वजह से हाई प्रेशर होने के कारण हमारे आर्टरीज की वॉल्स मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ताकि प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा आर्टरी डैमेज ना हो, इसलिए उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं। और जो वेन्स होते हैं वो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक ले जाते हैं। लेकिन जो बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वेन्स के थ्रू, वो हाई प्रेशर के अंडर में नहीं होता है। वो इसलिए जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं, वेन्स की वॉल्स इतनी मोटी नहीं होती हैं। हाँ, वॉल्व्स होते हैं वेन्स में ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा इंश्योर किया जा सके, वो बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसीलिए वॉल्व्स होती हैं वेन्स में। ओके, जब हमारी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट से टिश्यूज तक पहुंचती हैं, तो वहाँ से वो छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड्स हो जाती हैं, ताकि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं यानी कि एक एक सेल तक वो ब्लड को पहुंचा सके। जो हमारे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं ना, उनमें वॉल्स होते हैं, 1 सेल थिक वॉल्स होते हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में। फिर ये कैपिलरी ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होके वेन्स बनाती हैं जो ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर टिश्यू से लेके वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। देखिए, अगर इसमें लीक हो जाए कहीं, जो ब्लड वेन्स हैं जिससे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ब्लड पूरे बॉडी को, अगर उसमें लीक हो जाए कहीं, वहाँ से ब्लड लीक करने लगे तो क्या होगा,
जैसे कि हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसका रुकना, उसको मिनिमाइज करना हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, ये अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो कम होने लगेगा। ब्लड प्रेशर हमारा लॉस होगा तो हमारे पंपिंग सिस्टम का एफिशिएंसी भी कम होगा, कम करने की क्षमता भी कम होगी। इसलिए उसको, उस लीकेज को बंद करना ज़रूरी है। तो इसी को ठीक करने के लिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होती हैं। जब कहीं भी कट होता है, कहीं इंजर्ड होता है, कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के साथ मिल के वहाँ क्लॉटिंग बनाते हैं, वहाँ क्लॉट कर देते हैं ब्लड को, मतलब ब्लड वहाँ जम जाता है ये प्लेटलेट्स की मदद से ही। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, देखिए एक टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड के साथ साथ इन्वॉल्व होता है। इसे हम लोग लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। जो हमारे वॉल्स होती है ना कैपिलरीज की, उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं और उसी पोर्स से जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें होती हैं और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो स्कैप होके, यानी कि इस पोर्स के थ्रू लीक होके निकल के इंटरसेल्यूलर जो स्पेसेस होती हैं ना, सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं टिश्यूज में, उनमें जाके भर जाते हैं। ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ कहलाते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो लिम्फ होता है ना, मतलब ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसी की तरह होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे कम होती है। फिर ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो लिम्फ भरा वो धीरे धीरे ड्रेन होता है और लिम्फेटिक कैपिलरीज फॉर्म करता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस से, जो ज्वाइन होके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और वो जो लार्जर विंस होते हैं उनमें जाके ओपन होती हैं लिम्फ वेसल्स। ये जो लिम्फ होते हैं ना वो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कैरी करती हैं। ठीक है। और जो एक्सेस फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में, उसको वापस ब्लड में डालती हैं, ब्लड को वापस वो देती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। हमने पहले ऊपर मतलब कुछ टॉपिक्स में, इसी चैप्टर के पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा है कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं क्लोरोफिल का यूज़ करके, और कैसे उसका यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें में हमने पढ़ी हैं। ठीक है। और अपने क्लोरोफिल कंटेनिंग जो उनकी ऑर्गन्स होती हैं, जैसे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, उसमें अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। और भी रॉ मटेरियल्स होती हैं पौधे को बिल्डअप होने के लिए, पौधे की बॉडी को बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए, वो सब वो कैसे लेती हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट्स में, कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है। प्लांट के लिए क्या होता है कि सबसे नज़दीकी का जो सोर्स होता है रॉ मटेरियल लेने के लिए, और सबसे रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो क्या होता है, सॉइल होता है, जिससे कि वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे मिनरल्स को वो प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो वो एब्जॉर्प्शन होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर रॉ मटेरियल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, उनका वो जो सॉइल के कांटेक्ट में उसका पार्ट है उससे करता है। तो सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रूट्स होते हैं, तो रूट से इनका एब्जॉर्प्शन करता है। अगर डिस्टेंस जो है वो सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, यानी कि सॉइल के कांटेक्ट में जो ऑर्गन है प्लांट का, यानी कि रूट, और क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, और जो क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है यानी कि लीव्स,
उनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है, यानी कि प्लांट छोटा है अगर और उसके रूट्स और लीव्स के बीच में की दूरी अगर कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो एक रॉ मटेरियल्स और एनर्जी का एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, प्लांट बड़ा हो, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चलता है। उसको रॉ मटेरियल्स पत्तों तक पहुंचाने के लिए और एनर्जी रूट्स तक पहुंचाने के लिए दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है इस सिचुएशन में। नाउ एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग बॉडी डिज़ाइन के लिए। तो जैसे कि प्लांट्स है, तो प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, प्लांट एक ही जगह रहते हैं और उनका प्लांट बॉडीज जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना वो डेड सेल भी कंटेन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज में उनके डेड सेल्स भी बहुत होते हैं, बड़ी मात्रा में प्लांट्स में डेड सेल्स होते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स को होता है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, उसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है। जबकि जो डिस्टेंस होता है प्लांट्स में, जितने में पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काम करना होता है वो बड़ा होता है। वो क्योंकि लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, तो लंबे लंबे ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी लंबा होता है, लेकिन स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो प्लांट में होता है वो क्या करता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है लीव्स में, वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और रूट्स जो रॉ मटेरियल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, वो उसको लीव्स तक पहुंचाता है। यानी कि दो पाथवे चाहिए प्लांट को भी। तो उसमें एक होता है जाइलम, जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेके ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा होता है फ्लोएम, जो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो लीव्स से वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। कल के हमारे टॉपिक्स होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बस। और ये कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दिन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।